न शोर न हंगामा, बात होगी खबर की, न इधर की न उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव, आप देख रहे हैं जी न्यूज। सबसे पहले नजर टॉप 4 पर। रामनवमी के मौके पर शुरू हुआ बवाल आज भी जारी रहा। हावड़ा और संभाजी नगर में आज फिर पथराव हुआ तो बिहार के सासाराम में आगजनी हुई। बंगाल में जारी हिंसा पर बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल खड़े किए। इंदौर के झूलेलाल मंदिर में 36 लोगों की मौत के बाद दर्द बांटने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पीड़ितों के गुस्से का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट से जांच कराने का भरोसा दिलाया। पाकिस्तान भागने की ताक में लगे अमृतपाल के सुराग के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। इस बीच पुलिस ने अमृतपाल के ड्राइवर और एक सहयोगी को गिरफ्तार किया। और प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की कॉपी मांगने पर गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। तो वहीं शराब घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज किया। कल हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल का हावड़ा एक बार फिर अखाड़े में तब्दील हो गया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हावड़ा में दोबारा पत्थरबाजी की वारदात हुई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गौर करने वाली बात यह रही कि हावड़ा के जिस मुस्लिम बहुल इलाके में पत्थर चले वहां भारी संख्या में पुलिस की तैनाती थी, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही। दरअसल बीती रात में ही हावड़ा के इस इलाके में तनाव था। कोलकाता और बैरकपुर के अतिरिक्त पुलिस बलों को भी बुलाया गया था, लेकिन इसके बावजूद दो गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। पत्थरबाजी की वजह से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जबकि स्थानीय लोग डर गए। ऐसे में सवाल उठने लगे कि जहां कल हिंसा हुई वहां आज भी फिर टकराव की स्थिति कैसे पैदा हो गई। सवाल गंभीर इसलिए है क्योंकि हिंसा होती रही और पुलिस कुछ नहीं कर पाई, जबकि उग्र भीड़ हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लिए घरों, दुकानों, गाड़ियों को अपना निशाना बनाती रही। हावड़ा के शिवपुर में एक समुदाय विशेष के लोग घरों पर पत्थर फेंकते नजर आए। मुंह पर रुमाल बांधे इन लोगों में पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं दिखा। सड़कों पर पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए थे, जबकि पुलिस तमाशबीन बनी रही। तस्वीरों में साफ दिखा कि पुलिस के सामने लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और वो उन्हें खदेड़ने की जगह खामोशी से सब कुछ देख रही है। हावड़ा शिवपुर में एक बार फिर से देखा जा रहा है कि बवाल मचा हुआ है। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ कुछ मॉब, वो लोग आ रहा है और वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। जितने भी घर है वो सब तोड़फोड़ किया गया है। हिंसक भीड़ की हिम्मत देखिए कि उन्होंने घरों, दुकानों के साथ साथ पुलिस थाने पर भी पथराव किया। शिवपुर पुलिस थाने के बोर्ड तक को तोड़ डाला। वहीं लगातार दूसरे दिन हुई हिंसा के बीच बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद आक्रामक हो गई। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने हावड़ा हिंसा की जांच कराने की मांग की, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लिया। शुवेंदु अधिकारी ने हावड़ा हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में अपील दायर की। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की। विरोधी ताकत उसका शिकंजा कसने के लिए कोर्ट का कार्रवाई जरूर होगा। जबकि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने ममता बनर्जी पर हमलावरों को बचाने का आरोप लगाया। वहाँ के मुख्यमंत्री अपनी गलती मानने की बजाय, अपनी जिम्मेवारी को ओढ़ने की बजाय इसका सारा दोष हमलावरों को नहीं दे रही है। ये हिंदुओं को ही दोष दे रही है कि उन्होंने जुलूस निकाला ही क्यों। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लिया और उचित कार्रवाई की मांग की। और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इससे पहले हावड़ा जिले में रामनवमी जुलूस में हिंसा की घटना पर पुलिस ने एक्शन लिया। हावड़ा पुलिस ने 36 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी के आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। दरअसल गुरुवार को रामनवमी की शोभा यात्रा हावड़ा के काजीपाड़ा रोड से गुजर रही थी कि तभी उस पर पथराव शुरू हो गया। कई दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। राम भक्तों को हिंसा के दौरान चोटें भी आईं, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पा लिया। पुलिस की टीमें सड़क पर फ्लैग मार्च करती रहीं और जगह जगह तैनात नजर आईं। সিচুয়েশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জিটি রোডে ট্রাফিক নরমাল আছে, দোকানপাট খুলেছে, সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল আছে। আমরা এরিয়া ডমিনেশন করছি। 36 লোককে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আপাতত কোনো সমস্যা নেই, বাট উই আর কিপিং ওয়াচ। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी से हालात कुछ हद तक काबू में दिखे, लेकिन हावड़ा में हुई हिंसा पर सियासत तेज हो गई।
बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने ममता सरकार पर राम भक्तों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि रामनवमी शोभा यात्रा तय रूट से नहीं निकली थी, जिसकी वजह से यह हिंसा भड़की। केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि शोभा यात्रा के रूट को जानबूझकर बदला गया और ऐसे इलाके से ले जाया गया जहां पहले से ही टकराव की स्थिति पैदा होने की आशंका थी। रूट तुम्हें चेंज करले केनो? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য এবং হামলা করার জন্য। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने ममता बनर्जी के आरोपों को गलत ठहराया। वीएचपी ने कहा कि उन्होंने शोभा यात्रा तय रूट पर ही निकाली थी। बिल्कुल रूट जो तय रूट थी, जिस रूट को हम लोगों ने प्रशासन को मैप के जरिए बनाकर दिया था और उनको इन्फॉर्मेशन दिया था, परमिशन के लिए भी उनको दिए थे, उसी रूट मैप से 1 इंच भी हम लोग इधर उधर नहीं हुए। लेकिन ममता बनर्जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो सख्त कार्रवाई करेंगी। যারা আজকে দাঙ্গা করেছে যতই মামলা করুক আর হামলা করুক, কোন রকম এক্সকিউজ আমি শুনবো না। ममता बनर्जी के सख्त लहजे से बीजेपी आग बबूला हो उठी। उसने बंगाल की सरकार पर हिंदुओं के दमन का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब रामनवमी जुलूस पर हमला किया गया हो, इससे पहले भी बंगाल में ऐसा होता रहा है। जबकि गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाने का आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी बंगाल में खास करके रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाया है। पिछले बार भी हुआ था और इस बार ममता बनर्जी के संरक्षण में हुआ है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी बतौर बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जब बंगाल में 10,000 से अधिक रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं, उस दिन ममता बनर्जी हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को दरकिनार करके धरने पर बैठी हुई थी। वहीं बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट और सांसद सुकांता मजूमदार के मुताबिक ममता बनर्जी ने कट्टरपंथी मुसलमानों को हमले के लिए उकसाया। ममता बनर्जी ने खुद उस्काया लोगों को, मुस्लिम लोगों को, फेनाटिक मुस्लिम में जो है सब नहीं, तो उस फेनाटिक मुस्लिम लोगों को उस्काया कि रामनवमी की जुलूस के ऊपर हमला किया जाए। बंगाल के हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा पर सियासत भी खूब गर्म नजर आ रही है। बीजेपी और टीएमसी के नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मेरा पूरा उम्मीद है मोदी जी, अमित शाह जी कश्मीर को ठीक ठाक कर दिया, बंगाल को भी वो लोग सही वक्त पर ठीक करेगा। ये ममता जी कर रहा है। हम लोग का विकासवाद, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। 2 दिन पहले देश का गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाके मिलके आए और 2 दिन बाद 27 तारीख को वो गए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। आधा घंटा का बैठक हुआ और वहां से निकल के अगला दिन कलकत्ता आए और उसका अगला दिन कलकत्ता में एक जगह है श्याम बाजार, वहां पे बैठक करके मीटिंग करके वो पब्लिकली मीडिया के सामने बोल रहा है कल टीवी में नजर रखना। और कल क्या होता है? कल दंगे शुरू हो जाते हैं। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले ये जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज में जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना और अगला दिन दंगे होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? रामनवमी पर महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल से फैली हिंसा की आग अब बिहार तक पहुंच गई है। बिहार के नालंदा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जमकर पत्थर चले। पहले 2 गुटों के बीच झड़प हुई और उसके बाद पथराव। रामनवमी को लेकर बजरंग दल ने शोभा यात्रा निकाली थी, लेकिन इस शोभा यात्रा पर उपद्रवियों की बुरी नजर लग गई। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कैसे दोनों पक्षों के बीच में जमकर झड़प हुई है। रामनवमी पर महाराष्ट्र और गुजरात और बंगाल से जो हिंसा थी, अब वो आग बिहार तक फैल चुकी है। बिहार के नालंदा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान एक दूसरे समुदाय के ऊपर जमकर पत्थर चलाए गए। पहले 2 गुटों के बीच झड़प हुई और उसके बाद फिर ये पथराव। रामनवमी को लेकर बजरंग दल ने शोभा यात्रा निकाली थी, लेकिन इस शोभा यात्रा पर उपद्रवियों की बुरी नजर लग गई।
रामनवमी पर हिंसा की वारदात का दायरा बढ़ता जा रहा है। बिहार के सासाराम में भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई। खबरों के मुताबिक यहां उपद्रवियों ने 2 घरों में आग लगा दी, जबकि पत्थरबाजी की वारदात भी हुई जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई। हालांकि कल रात से ही इलाके में तनाव था, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी न होने की वजह से दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन की नींद टूटी। डीएम और एसपी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उपद्रवियों पर फायरिंग भी की गई, लेकिन काफी देर तक सासाराम का सहजलाल पीर इलाका रणभूमि बना रहा। जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार संपूर्ण सासाराम क्षेत्र में धारा 144 लागू की जाती है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में आज फिर 2 पक्षों के बीच पथराव हो गया। बताया जा रहा है कि रामनवमी के मौके पर कल जहां हिंसा हुई थी, वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये पथराव हुआ है, जिससे 6 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पत्थरबाजी हुरशुल इलाके के ओहर गांव में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच कल शाम को ही किसी बात पर विवाद हो गया था, जिसे पुलिस ने किसी तरह शांत करा दिया था। लेकिन आज सुबह फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और फिर वहां जमकर पत्थरबाजी हुई। वहीं सूचना मिलते ही भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में किया। इस दौरान वहां पूरे इलाके में हर तरफ पत्थरों के टुकड़े जमीन पर जगह जगह बिखरे नजर आए। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही पुलिस ने भी साफ कर दिया कि इस घटना को किसी दूसरी घटना से ना जोड़ा जाए। और हम आपको बता दें कि क्योंकि इस गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर संभाजीनगर में ही ठीक एक दिन पहले रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई थी, लिहाजा पुलिस ने ये साफ कर दिया कि इस घटना को उससे ना जोड़ा जाए, क्योंकि इससे पहले दूसरी जगहों पर भी विवाद बढ़ने का खतरा है। लिहाजा पुलिस ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील भी की। और दोनों तरफ से जो भी एफआईआर है वो दर्ज की जा रही है और पूरी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे पूरी शांतता है, इसका किसी दूसरे संबंध न जोड़ा जाए या कोई भी अफवाह न फैली जाए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच ये विवाद पुराना था। दोनों गुटों का ये एक विवाद था, एक झगड़ा था, गांव का विवाद इसे बोला जाता है और उसी के चलते ये विवाद हुआ है। कल संभाजीनगर में जो दंगल हुई थी उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे पुलिस का कहना है। वहीं तनाव को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। इस बीच महाराष्ट्र के संभाजीनगर में कल हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा इस मामले में 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। उद्धव गुट ने इस हिंसा के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर लिया। संजय राउत ने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी की 2 तारीख को होने वाली रैली से पहले साजिशन ये दंगा कराया गया। महाविकास अघाड़ी के सभी नेता वहाँ मौजूद रहेंगे और लाखों की भीड़ होगी, तो वहाँ दंगा करा दे। सरकार की तरफ से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड दंगा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। समय शांति रखने का है, आपस में भाईचारा बनाकर जो लोग शांति को भंग करना चाहते हैं उनके षड्यंत्र में न फंसते हुए हमको अपने काम करते हुए आगे बढ़ते जाना है। संभाजीनगर में हुई हिंसा में 10 पुलिसकर्मी समेत 12 लोग घायल हुए थे। मुंबई के मलाड इलाके में रामनवमी के दिन हुई झड़प को लेकर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने शोभा यात्रा में उपद्रव मचाने के आरोप में 20 लोगों को हिरासत में लिया है। यही नहीं, कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर उपद्रव में शामिल रहे लोगों की तलाश कर रही है। हम लोग इसको पूरा आगे इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। गुना रजिस्टर करने से लेके जो भी इलीगल कार्रवाई पूरी अभी शुरू है। गुरुवार को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भारी बवाल हो गया था। आरोप है कि एक गुट ने शोभा यात्रा में पत्थर और चप्पलें फेंकी थी, जिसके बाद 2 गुट आमने सामने आ गए थे और जमकर बवाल हुआ था। कि महाराष्ट्र में शिवशाही सरकार होने के बावजूद आज यहाँ मालवनी में कहीं न कहीं जो प्रभु श्री राम के भक्त है, जो एक शांतिपूर्वक तरीके से आज प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए थे, उन पर ये शांति प्रिय समुदाय के लोगों ने चप्पल फेंके, पत्थर फेंके प्रभु श्री राम की मूर्ति पर। पुलिस ने भीड़ पर काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया था, जिसके बाद शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई थी। गुजरात के बड़ौदा में रामनवमी के मौके पर हुए पथराव के मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रामनवमी के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर फतेहपुरा और कुंभरवाड़ा में हिंसा भड़क गई थी।
जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। दो पक्षों के बीच हुई इस पत्थरबाजी में हालात संभालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। इस घटना के कुछ नए वीडियो भी सामने आए जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते नजर आए। पत्थरबाजी के एक वीडियो में लोग इमारतों की छतों से जुलूस पर पत्थर बरसाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखा। सड़क पर पत्थरों का ढेर लग गया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ हंगामा, हिंसा और तनाव का माहौल दिखा। इस दौरान कई लोग इस पत्थरबाजी से बचकर इधर उधर भागते भी नजर आए। वहीं पुलिस ने हालात को संभालने के लिए बल प्रयोग भी किया, लेकिन इसका भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। और यही वजह रही कि वहां दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी काफी देर तक चलती रही। इस मामले में अब पुलिस 360 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है ताकि हिंसा फैलाने के आरोपियों की सही पहचान की जा सके, ताकि उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही पुलिस ने हिंसा के कई आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया। वडोदरा में रामनवमी पर पथराव की पहली घटना फतेहपुरा इलाके के दिन के समय हुई थी, जबकि कुंभरवाड़ा में रामनवमी के जुलूस पर शाम के समय पथराव हुआ था। पथराव होते ही दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और फिर सड़क एक जंग का मैदान बन गया। हिंसा की जो नई तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि भीड़ को तितर बितर करने और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस वहां लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी जारी रही। रामनवमी के मौके पर बड़ौदरा के याकूतपुरा इलाके में भी पत्थरबाजी होने की खबर है, जिसके बाद संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। साथ ही हालात पर काबू पाने के लिए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई भी की गई। लेकिन आज इस मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने रामनवमी के मौके पर बड़ौदरा में हुई हिंसा पर गुजरात सरकार को घेर लिया और दंगों के पीछे गहरी साजिश का आरोप लगाया। वो तो बोला ना, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड दंगे, सरकार बीजेपी के है, फिर भी दंगे होते हैं। इस बीच बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी साफ कर दिया, जो लोग दंगों का समर्थन करते हैं या दंगाइयों के बचाव में हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि इस देश की न तो जनता इसको स्वीकार करेगी, न समाज स्वीकार करेगा, न सरकार स्वीकार करेगी। बताया जा रहा है कि पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर कई आरोपियों की पहचान कर चुकी है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने ऐसे सभी अफसरों से शेयर्स में किए गए उनके निवेश के बारे में जानकारी मांगी है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से 20 मार्च को ये आदेश आईएएस, आईपीएस और बाकी अफसरों को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें शेयर बाजार में की गई ट्रेडिंग की जानकारी तब देनी होगी जब किसी कैलेंडर ईयर में उनका शेयर या दूसरे किसी निवेश में कुल लेन देन 6 महीने के बेसिक पे से ज्यादा हो। यह आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को जारी किया गया है। आदेश में साफ किया गया है कि अगर किसी एक शेयर, स्टॉक या निवेश में बार बार पैसे लगाए जाते हैं तो उसे सट्टा माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश हुई। राजधानी दिल्ली में सर्द हवाओं के साथ बारिश का दौरा जारी है। बारिश के कारण आज कई फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया, तो वहीं सड़कों पर भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर पहुंचकर मंदिर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी घायलों का इलाज सरकारी खर्चे पर कराया जाएगा। साथ ही हादसे की मजिस्ट्रियल जांच करवाने की बात भी कही। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। सभी कोविड वार्ड्स को दोबारा दुरुस्त किया गया है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत हर बड़े शहर के आइसोलेशन वार्ड्स फिर खोल दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज विदेश व्यापार नीति 2023 का अनावरण किया। इस दौरान सरकार ने बताया कि जीडीपी ग्रोथ 7% रहेगी। वहीं इस साल $770 बिलियन के निर्यात का अनुमान भी जताया जा रहा है। इंदौर के झूलेलाल मंदिर में रामनवमी के दिन हुए हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। करीब 22 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुएं से आखिरी शव सुनील सोलंकी नाम के शख्स का निकाला गया।
जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुनील सोलंकी ने कुएं में गिरने के बावजूद कुछ लोगों को बाहर निकालने में मदद की थी, लेकिन वो खुद को बचा नहीं सके। इंदौर का जो रेस्क्यू था वो अब लगभग पूरा हो चुका है और रेस्क्यू टीम ने भी जो है अब अपने अंतिम जो बॉडी निकलने वाली थी उसको निकालकर पीएम के लिए एमवाई हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। फिलहाल अब किसी भी व्यक्ति के लापता होने की खबर नहीं है। टोटल 36 बॉडीज रिकवर हुई हैं, 18 लोग रेस्क्यू हुए हैं जो हॉस्पिटल गए थे, उसमें से 16 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं इस हादसे के बाद अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। प्रशासन ने इस मामले में कई लोगों को दोषी ठहराया है, जिसके बाद मंदिर कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रशासन ने मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सेवाराम ग्लानी और सचिव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इंदौर नगर निगम के भवन अधिकारी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को भी जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। देखिए, सब चीजें जांच की जाएंगी। अभी तत्कालिक कार्य था, अभी हम उस पर फोकस कर रहे हैं। देन वील कि क्या क्या एक्शन हमको लेने, फोकस ऑन दैट। जांच में सामने आया है कि मंदिर में निर्माण को लेकर 1 साल पहले प्रशासन ने आपत्ति जताई थी, लेकिन मंदिर कमेटी ने निर्माण कार्य रोकने की बजाय इसे जीर्णोद्धार बता दिया और मंदिर कार्य जारी रखा। मंदिर निर्माण में इस दौरान मंदिर समिति ने बड़ी लापरवाही की थी, जो हादसे की बड़ी वजह बनी। बताया ये जा रहा है कि जिस जगह पर लोग हवन करने को इकट्ठा हुए थे, वहां पर एक कुआं मौजूद था, जिसे मंदिर प्रशासन ने भरे बिना ही उसके ऊपर छत डलवा दी थी और जब उस पर वजन बढ़ा तो वो भर कर गिर गया। जब लोग कुएं के अंदर गिरे तो उसमें पानी भरा था। लोग पानी में तो डूबे ही, वहीं मलबे में भी दब गए, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत मदद नहीं मिल सकी। हमारी फैमिली के 6 मेंबर गए हुए थे वहाँ पर, 4 तो आ गए हैं, 1 एक्सपायर हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद प्रशासन अब कुएं को मिट्टी से ढकने की तैयारी कर रहा है, ताकि भविष्य में कभी कोई ऐसी घटना न हो। और वहीं 36 लोगों की मौत के मामले में शिवराज सरकार भी बेहद सख्त है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज आज घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया और अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जब मुख्यमंत्री शिवराज वापस लौट रहे थे तो भीड़ में से कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री को आवाज लगाकर उनसे जवाब मांगा। जवाब दीजिए इस बात का, जनता जवाब चाहती है, जिम्मेदार कौन है? जैसे ही सीएम शिवराज ने लोगों के गुस्से को देखा, वो तुरंत अपनी गाड़ी से नीचे उतर आए और मीडिया में सामने आकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह दी। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में संदिग्ध हालात में हुए ब्लास्ट में 4 लोगों की जान चली गई है। ये ब्लास्ट नया गांव में एक खेत के बीच बने मकान में हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट के बाद धुएं का ऊंचा गुबार उठा जो दूर तक दिखाई दिया। धमाका इतना तेज था कि मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया। हालात देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कभी कोई मकान था ही नहीं। गनीमत ये थी कि मकान के पास कोई मकान नहीं था। जिस मकान में ब्लास्ट हुआ वो खेत के बीचों बीच बनाया गया था। ब्लास्ट की जानकारी मिलने के बाद शहर का प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा। इसके बाद जेसीबी की मदद से मलबा हटाया गया। इसी दौरान मौके से केमिकल के ड्रम भी बरामद किए गए। पीले रंग के बहुत सारे ड्रम यहाँ मौजूद है और भयंकर यहाँ पर एक केमिकल है, उसकी बहुत ज्यादा की स्मेल उसकी आ रही है। यह खड़ा हो पाना बड़ा मुश्किल है। जेसीबी से जो मलबा है उसको हटा के देखने की कोशिश की जा रही है कि कोई मलबे के नीचे तो मौजूद नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि सिलेंडर ब्लास्ट के कारण ये हादसा हुआ। हालांकि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। कई कंपनियों में छटनी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीते साल की तरह एक बार फिर एडटेक यूनिकॉर्न अनअकैडमी ने छटनी का ऐलान कर दिया है। यूनिकैडमी के सीईओ गौरव मुंजाल के हवाले से बताया गया है कि यूनिकैडमी फंड की कमी के चलते फंड की कमी के चलते 380 कर्मचारियों को नौकरी से हटाएगी, जो कंपनी के कुल कर्मचारियों का 12% है।
कंपनी ने अपने मुख्य कारोबार को फायदेमंद बनाने के लिए इस कदम को अपनी मजबूरी बताया। इससे पहले कंपनी ने पिछले साल यानी 2022 में 1300 कर्मचारियों को निकाला था। अप्रैल 2022 में 800 लोगों को नौकरी से निकाला गया था, जबकि जून 2022 में दूसरे राउंड में करीब 150 कर्मचारियों को निकाला गया था। नवंबर 2022 में भी कंपनी ने 350 कर्मचारियों को निकाला था। बताया गया कि कंपनी को वित्त वर्ष 2021-22 में 2848 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और उसके बाद ही ये छटनी शुरू हुई थी। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश लगातार जारी है। पंजाब पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। हालांकि अमृतपाल सिंह अभी तक पुलिस की नजरों से बचा हुआ है। इस बीच पंजाब पुलिस उसके 2 सहयोगियों तक पहुंचने में कामयाब रही है। पुलिस ने अमृतपाल के वफादार साथी जोगा को लुधियाना से पकड़ा है। अब लुधियाना पुलिस जोगा सिंह से पूछताछ कर रही है। इस बीच जोगा सिंह का एक वीडियो भी सामने आया है। ये सीसीटीवी वीडियो 28 मार्च का है, जब जोगा सिंह साहनेवाल में अपने एक जानकार की दुकान पर मोबाइल खरीदने आया था। नांदेड़ साहब की गाड़ी में सवार होकर आए जोगा सिंह के साथ 2-3 और लोग भी मौजूद थे। इस वीडियो के बाद पुलिस ने लुधियाना जिले को सील कर दिया था, जिसके बाद जोगा सिंह गिरफ्त में आ गया। दरअसल अमृतपाल सिंह के होशियारपुर या उसके आसपास छिपे होने की आशंका है, इसीलिए होशियारपुर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस रास्ते में आने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की भी पड़ताल कर रही है। अमृतपाल की तलाश के लिए पुलिस ने होशियारपुर के मानिया खुर्द गांव में ड्रोन की मदद से भी सर्च ऑपरेशन चलाया, क्योंकि अमृतपाल यहीं पर अपनी इनोवा कार छोड़कर सहयोगी के साथ फरार हो गया था। इस बीच पुलिस ने अमृतपाल के पास रैया से एक ड्रोन भी बरामद किया। गुरुवार देर शाम पुलिस को नहर के पास ड्रोन पाए जाने की जानकारी मिली थी और इसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ड्रोन की जाँच शुरू कर दी। ये बरामदगी इसलिए भी अहम है क्योंकि रैया के बगल में ही भगोड़े अमृतपाल का पैतृक गाँव जल्लूपुर खेड़ा है। इस बीच खबर ये मिल रही है कि भगोड़ा अमृतपाल पाकिस्तान भागने की फिराक में है और इसे देखते हुए पंजाब से सटी पाकिस्तान की सीमा और पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों का दावा है कि अमृतपाल इस वक्त किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए वो अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। दरअसल अमृतपाल का नेटवर्क छोटे छोटे डेरों में फैला हुआ है और वो उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए मूवमेंट कर रहा है। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से ही लापता है। उसी दिन पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को दबोचने के लिए घात लगाया था, लेकिन वो बहुत शातिर निकला और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद से ही अमृतपाल रूप बदल कर यहाँ वहाँ भाग रहा है। पुलिस को अमृतपाल के कई सीसीटीवी फुटेज तो मिले हैं, लेकिन वो अब तक पकड़ से बाहर है। बीच में अमृतपाल के देश की सीमा से निकलकर नेपाल पहुंचने की भी अटकलें लगी थी, लेकिन अब खबर है कि वो पंजाब में ही है। पंजाब सहित देश के कई राज्यों में आतंक और हिंसा फैलाने के लिए पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बीते साल बरामद हथियारों के बारे में जो एफआईआर दर्ज की, उसके मुताबिक दिसंबर 2022 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान स्थित पोशानी समुद्र तट का इस्तेमाल किया और एक विदेशी नौका अल सोहेली को गुजरात के समुद्री क्षेत्र में भेजा गया, जिसे 28 दिसंबर को पकड़ा गया तो उस पर 6 विदेशी पिस्टल, 6 मैगजीन और 120 कारतूसों के साथ 40 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। इस नौका से 10 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनका मकसद भारत में पंजाब और उत्तर भारत के आतंकवादी गिरोहों को हथियार और धन पहुंचाना था। जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में चारों आरोपियों को बरी करते हुए एटीएस की जांच पर सवाल उठाए हैं। इस फैसले के बाद बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू कल पटियाला जेल से रिहा होंगे। सिद्धू को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने रोडरेज केस में 1 साल की सजा सुनाई थी। यूपी के सीतापुर में लोको पायलट की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा। ओवर स्पीडिंग की वजह से ट्रेन का इंजन पटरी से नीचे उतर गया, जिसके कारण इंजन को नुकसान पहुंचा। कानपुर देहात में बंद पड़ी ऑयल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटों और धुएं को काफी दूर तक देखा गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आम आदमी पार्टी को आज 2 बड़े झटके लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने पर गुजरात हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया।
कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को भी कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी, जानना चाहा था कि वे कितने पढ़े लिखे हैं। इससे पहले बीजेपी ने भी इस मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल जी पे कोर्ट ने फाइन लगाया है और ये जो अरविंद केजरीवाल जी का तरीका है, ये कहीं न कहीं उनके बौखलाहट को दर्शाता है। वहीं आम आदमी पार्टी को दूसरा झटका मनीष सिसोदिया के रूप में लगा। आबकारी नीति केस में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी, जिसे सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 13 मई 2008 को हुए जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले के चारों आरोपी कोर्ट से बरी हो गए। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपियों को राहत देते हुए आज एक बड़ा फैसला सुनाया और हाईकोर्ट ने ये फैसला सबूतों के अभाव में सुनाया। दरअसल जयपुर ब्लास्ट केस की जांच कर रहे अधिकारी मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सबूतों के अभाव में हाईकोर्ट को आरोपियों को बरी करना पड़ा। कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बात कहा है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट किया, टेम्पर्ड किया, काट-छाट की उसने और डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को निर्देश दिए कि वो इतने लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने बम ब्लास्ट मामले में विशेष न्यायालय के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें अदालत ने 4 आरोपियों मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान, सरवर आजमी और सलमान को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं हाईकोर्ट ने जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट से एक नाबालिग दोषी का मामला किशोर बोर्ड को भेजा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जांच अधिकारियों को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि जो अफसर बम ब्लास्ट केस की जांच कर रहे हैं, उन्हें कानून का ज्ञान ही नहीं है और इसीलिए वो सबूत नहीं पेश कर पाए। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की डिविजनल बेंच ने फैसला सुनाते हुए जयपुर ब्लास्ट केस की पैरवी कर रहे अफसरों की भूमिका को संदिग्ध बताया है और डीजीपी को जांच करने के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट के आए इस फैसले को राजस्थान के लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और गहलोत सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगा दिया। दरअसल 13 मई 2008 को जयपुर के परकोटे में 8 जगह पर बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की जान गई थी, जबकि 185 से ज्यादा लोग यहां घायल हुए थे। आज भी लोग उस मंजर को भूले नहीं हैं। जो लोग बम धमाके की चपेट में आए थे, वो कोर्ट के फैसले की निंदा कर रहे हैं। मेरी राय तो ये है कि बिल्कुल गलत डिसीजन है कोर्ट का और ये तो बिल्कुल ही मतलब अगेंस्ट हो गया, उनको बढ़ावा देने की बात है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके शरीर पर आज भी जख्मों के निशान हैं। मैं पेपर बांटता था, उससे पेट में लगा। कोर्ट के आए फैसले के बाद हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से भी हुई जिसके शरीर पर गोलियों के छर्रे आज भी फंसे हुए हैं। आज भी मेरे शरीर में 6 जगह मौजूद हैं, उनमें कभी कभी पेन हो जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले ने प्रदेश की जनता को मायूस कर दिया है। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, और ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के कराची में मुफ्त आटे के लिए मची भगदड़ में 12 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि मुफ्त का आटा लेने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी, जहां भगदड़ मच गई। भगदड़ की वजह से कई लोग घायल भी हो गए। ये तस्वीरें देखिए, अंदाजा आप लगा सकते हैं इस दुख का। खाने के लिए मोहताज पाकिस्तान, आटे के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि वहां पर भगदड़ मच गई और कई लोगों की जान चली गई। ये देखिए आप, कैसे हाहाकार मचा हुआ है एक एक निवाले के लिए। कराची भगदड़ में 12 लोगों की जान चली गई है। मुफ्त का आटा लेने के दौरान ये भगदड़ मची है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 किलो 2 किलो आटा लेने के लिए किस कदर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उमड़ पड़े। किस तरीके से पाकिस्तान इस समय दाने दाने के लिए मोहताज है। और ये अलग अलग शहरों के, ये पाकिस्तान के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हालात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार वहां पर पूरी तरह से फेल है। रूस यूक्रेन युद्ध के आज 400 दिन पूरे हो गए। रूस यूक्रेन युद्ध के 400 दिन पूरे होने पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश को संबोधित किया। वीडियो संदेश जारी करते हुए जेलेंस्की ने सेना और देशवासियों का साथ देने के लिए धन्यवाद किया। रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो देश युद्धाभ्यास कर रहे हैं। रोमानिया में जारी इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों की सेनाएं शामिल हैं। अमेरिका के नेशविल स्कूल में गोलीबारी की घटना के बाद एक बार फिर गन कंट्रोल कानून की मांग उठने लगी है। टेनेसी में लोगों ने गन कंट्रोल कानून में सख्ती करने की मांग उठाते हुए मार्च निकाला।
रूस ने जासूसी के आरोप में अमेरिकी रिपोर्टर को गिरफ्तार किया। रूसी सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर को रंगे हाथों खुफिया दस्तावेज चुराते हुए पकड़ा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले पर जर्मनी की दखलंदाजी से देश में सियासी घमासान पैदा हो गया है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लगातार दूसरे दिन भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस बार उन्होंने इशारों में कांग्रेस का जयचंद वाला वार किया। रिजिजू ने ट्वीट किया, 1000 साल तक भारत आक्रमणकारियों द्वारा इसलिए नहीं हराया गया, कब्जा किया गया, लूटा गया या उस पर शासन किया गया क्योंकि भारत कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि हर विदेशी आक्रमण में हमेशा एक जयचंद था। रिजिजू ने आपातकाल के दौर की भी याद दिलाई और कहा कि तब तो किसी ने विदेशी मदद नहीं मांगी। उन्होंने ट्वीट किया कि जब 1975 में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय लोकतंत्र के सही मायने में हत्या कर दी गई थी तो किसी ने भी विदेशी भूमि पर जाकर विदेशी हस्तक्षेप की मांग नहीं की। भारतीय लोगों ने खुद संघर्ष किया और लोकतंत्र बहाल किया, क्योंकि लोकतंत्र भारतीयों के मन और आत्मा में बसता है। दरअसल किरेन रिजिजू राहुल मामले में जर्मनी की दखलंदाजी से नाराज हैं। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि इस मामले में मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होने चाहिए। जर्मनी के इस बयान का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया था, जिसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए थे और इस बीच दिग्विजय सिंह को उनके सहयोगी रहे कपिल सिब्बल ने भी नसीहत दे दी और कहा कि हमें विदेश से मदद की जरूरत नहीं। सिब्बल ने ट्वीट किया कि मेरे विचार से हमें आगे चलने के लिए बैसाखियों की जरूरत नहीं है, हमें विदेश से समर्थन की जरूरत नहीं है, हमारी लड़ाई हमारी अपनी है और इसमें हम साथ हैं। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि राहुल गांधी पर मानहानि का कोई मुकदमा नहीं बनता। एक इल्जाम लगाया उन्होंने, तो अगर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए तो इन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कानून के नजरिए से राहुल का पक्ष रखा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बीजेपी और सरकार पर हमला जारी रहा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई को जल्दबाजी में उठाया गया कदम करार दिया और कहा कि लोकसभा स्पीकर को राहुल के अपील करने तक इंतजार करना चाहिए था। कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया था। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कल कि वायनाड में हम चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि 30 दिन का अपील का समय दिया गया है। तो ये तथ्य क्या लोकसभा को मालूम नहीं था? पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। लगातार जजमेंट आना, लोकसभा से निकाल देना, मकान खाली करवाना, ये पॉलिटिकल प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ मुझे पूरा कदम दिखता है। एक चिंताजनक खबर, देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी बीच सीएम केजरीवाल ने कोरोना को लेकर बैठक की, जिसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने मीडिया से बात की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में बीते 15 दिनों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। कि दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केसेस आते हैं। ये बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। दिल्ली में पिछले साल 31 अगस्त के बाद पहली बार संक्रमण के नए मामले 300 तक पहुंचे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने समीक्षा बैठक बुलाई। हालांकि केजरीवाल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि इस बार किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति नहीं है। दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारियां की हैं। तैयारियों को देखते हुए हमारी 7,986 बेड्स हमारे अभी तैयार हैं कोरोना के लिए। इसमें ऑक्सीजन वाले बेड्स भी हैं, इसमें वेंटिलेटर बेड्स भी हैं, इसमें आईसीयू भी हैं। देश में कोरोना के साथ दूसरे वायरस भी पैर पसार रहे हैं। इस बीच डॉक्टर्स की सलाह भी आपको सुननी चाहिए। लक्षण है, यदि आपको खांसी है, सांस में तकलीफ है, बुखार है, तो आपको तुरंत कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। कुछ पेशेंट्स को अभी H3N2 के भी इन्फ्लुएंजा के केसेस भी आ रहे हैं, उसमें भी सिमिलर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दोनों वायरस अलग अलग हैं। का डर अब वापस आने लगा है। दिल्ली के साथ पूरे देश में अचानक कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3095 नए मरीज मिले हैं। ये लगातार दूसरा ऐसा दिन है जब 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। साथ ही ये इस साल एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या का नया रिकॉर्ड भी है। हर दिन बढ़ते आंकड़ों के साथ अब एक्टिव मरीजों की संख्या भी 15,000 के पार हो गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 1390 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी 24 घंटे में कोरोना के 295 नए मामले आए हैं। दिल्ली में एक हफ्ते में कोरोना के मरीजों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है, जो अपने आप में काफी चिंता का विषय है। वहीं खतरे को भांपते हुए दिल्ली सरकार ने अब लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी है।
इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में रानिया इंडस्ट्रियल क्षेत्र में कई दिनों से बंद पड़ी ऑयल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई है। बड़ी खबर इस समय की, जिसके बाद आसमान में धुएं का काला गुबार दिखा। यहां आग का विकराल रूप देखने को मिला। जिस ऑयल फैक्ट्री से आग की लपटें निकल रही थी, उसे 4 साल पहले जीएसटी चोरी के आरोप में प्रशासन ने बंद कराया था। अब इसी बंद पड़ी फैक्ट्री में ये भयानक आग लग गई। आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये काला धुआं इस बात को बयान कर रहा है कि आग कितनी भीषण है। कई गाड़ियों को दमकल की मशक्कत करनी पड़ी इस आग को बुझाने के लिए।